हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका में आपका फिर से स्वागत है। हमारी क्लास में हम पढ़ रहे थे तंत्रों के बारे में, हम पढ़ रहे थे। उसमें जो हमने स्टार्ट कर लिया था वो था श्वसन तंत्र, जिसके बारे में हमने कल थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल पढ़ा है उसका थोड़ा सा एक बार डायग्राम के थ्रू एक रिवीजन देख लेते हैं और फिर उसके आगे हम लेते हैं हमारी क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले कि श्वसन तंत्र में वायु कहाँ से प्रवेश करती है, तो वायु सबसे पहले आती है नासा छिद्र के अंदर। ठीक है, नासा छिद्र में आती है। तो मैंने आपको बताया कि मानव के शरीर में बाहरी तौर पे 2 नासा छिद्र दिख रहे हैं। इन नासा छिद्रों में रोम होते हैं और म्यूकस होता है, जो वायु के साथ आए हुए धूल के कणों को, जीवाणुओं को रोक लेता है और उसके बाद में शुद्ध वायु को ही शरीर के अंदर प्रवेश करने देता है। फिर नासा छिद्र से वायु जाती है आंतरिक नासा छिद्र में। आंतरिक नासा छिद्र से वायु प्रवेश करती है ग्रसनी में। ग्रसनी जिसे कहते हैं फेरिंग्स। ग्रसनी के बारे में हमने पाचन तंत्र वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि ग्रसनी जो है वो श्वसन और भोजन दोनों का एक समान पथ है, यानी कि श्वसन भी ग्रसनी से होकर श्वास नली में, वायु भी ग्रसनी से होकर श्वास नली में जाती है और भोजन भी ग्रसनी से होकर भोजन नली में जाता है। तो एक तरीके से मैं फिर आपको समझा दूं कि मान लीजिए ये ग्रसनी है और यहाँ से 2 पाइप निकले हुए हैं, तो यहाँ से ये तो हो गई हमारी ग्रसनी और ये हो गई हमारी भोजन नली। ये भोजन नली और ये है श्वसन नली। वायु आएगी तो वायु श्वसन नली में प्रवेश करेगी और भोजन आएगा तो भोजन नली में प्रवेश करेगा। अब यहाँ ऐसा क्या होता है जिससे कि भोजन नली में ही जाए और वायु श्वसन नली में ही जाए, तो यहाँ ग्रसनी के अंतिम भाग पे पाया जाता है एपिग्लॉटिस, जिसे कहते हैं घाटी ढक्कन। एपिग्लॉटिस जिसे कहते हैं घाटी ढक्कन। जैसे वायु प्रवेश करती है तो वायु जैसे ही प्रवेश करेगी तो ये एपिग्लॉटिस क्या है, श्वसन नली से हटकर किस पे आ जाएगा, भोजन नली पे आ जाएगा और वायु कहाँ चली जाएगी, श्वसन नली में चली जाएगी। ठीक है, और अगर भोजन आ रहा है तो उस समय क्या होगा कि ये एपिग्लॉटिस किस पे ढक जाएगा, श्वसन नली पे ढक जाएगा और भोजन सीधा कहाँ जाएगा, भोजन नली में चला जाएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि हमें कहीं जल्दी जाना होता है तो हम उस जल्दबाजी में जल्दी से नाश्ता करते हैं और जल्दबाजी से नाश्ता करते समय क्या होता है कि भोजन का कुछ टुकड़ा अचानक से श्वसन नली में चला जाता है। जैसे वो श्वसन नली में जाता है तो वो फेफड़ों के अंदर प्रवेश करने लगता है और फेफड़ों को ये लगता है कि अगर ये आगे श्वसनिकाओं और कुप्पिकाओं में चला गया तो श्वसन की क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। तो फेफड़े उसको क्या करते हैं, बाहर की ओर ढकेलने की कोशिश करते हैं और वो जैसे बाहर की ओर ढकेलने की कोशिश करते हैं फिर हमें आती है हिचकी। आपने सुना है ना कि हिचकी आती है, तो वो हिचकी किस वजह से आती है कि भोजन का कुछ टुकड़ा अचानक से श्वसन नली में चला जाता है तो वो फेफड़ों में जाने लगता है। तो फेफड़े क्या करते हैं, उसको बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं, एक दाब लगाते हैं उसके ऊपर, उसी की वजह से हमें आती है हिचकी। और हम जैसे ही पानी पीते हैं तो पानी से वो भोजन का, जैसे ही पानी पीते तो वो भोजन का टुकड़ा क्या होता है, श्वसन नली से निकलकर भोजन नली में प्रवेश कर जाता है और हमारी हिचकी क्या होती है, रुक जाती है। तो समझ पाया कि ग्रसनी वायु और भोजन का एक समान पथ होती है और वायु श्वसन नली में जाए, भोजन भोजन नली में जाए, इसका कार्य कौन करता है, एपिग्लॉटिस करता है, घाटी ढक्कन करता है। फिर ग्रसनी से नीचे, एपिग्लॉटिस से नीचे होते हैं लैरिंग्स, जिसे कहते हैं कंठ। वायु जैसे ही इस लैरिंग्स या कंठ पे आके पड़ती है, इस पे दबाव डालती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। ठीक है, और जब हम श्वसन लेते हैं तब उसकी भी हमें हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है। वो किस वजह से कि वायु जो है वो इस लैरिंग्स या कंठ पर आती है। फिर वायु प्रवेश करती है श्वसन नली में। तो श्वसन नली के बारे में, श्वसन नली को कहते हैं ट्रेकिया। श्वसन नली को कहते हैं ट्रेकिया। श्वसन नली में जैसे ही वायु प्रवेश करती है, तो मैंने कल आपको बताया कि श्वसन नली बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बिल्कुल मुलायम होती है, गुब्बारे की जैसी होती है। अब ये बाहरी आघातों से कहीं फट ना जाए या ये इस पर दबाव पड़े तो कहीं ये संकुचित ना हो जाए, इसके लिए क्या होता है कि इसके ऊपर चारों ओर कार्टिलेज यानी उपास्थि के सी आकार के छल्ले होते हैं। जो ये सी आकार के छल्ले होते हैं ये उपास्थि के बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। ठीक है, ये सी आकार के छल्ले क्या करते हैं, इस श्वसन नली को पूर्ण रूप से फुलाए रखते हैं ताकि वायु अच्छे से फेफड़ों के अंदर प्रवेश करे और बाहरी आघातों से ये श्वसन नली ना तो सूखे ना संकुचित हो। क्लियर है। फिर श्वसन नली यानी ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर वायु कहाँ जाएगी, श्वसनी में। ये जो श्वसन नली है आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं, श्वसनी, या जिन्हें कहते हैं ब्रोंकी। क्या कहते हैं, ब्रोंकी। अब वायु श्वसन नली से कहाँ प्रवेश करी, इन श्वसनी में, है ना, ब्रोंकी में।
अब ये श्वसनी, ये ब्रोंकी भी क्या होती है, आगे जाके फिर से और छोटी छोटी ब्रांचेस या छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें कहते हैं श्वसनिकाय या जिन्हें कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स या श्वसनिकाय। फिर इन ब्रोंकियोल्स के अंतिम छोर पे, श्वसनिकाओं के अंतिम छोर पे गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं कुप्पिकाय या एल्वियलाई। ठीक है, तो इस प्रकार से वायु कहाँ से प्रवेश करी, नासा छिद्र, नासा छिद्र से वायु कहाँ गई, आंतरिक नासा छिद्र, आंतरिक नासा छिद्र से ग्रसनी पे, ग्रसनी से लैरिंक्स में, लैरिंक्स से श्वसन नली में, श्वसन नली यानी ट्रैकिया, श्वसन नली से श्वसनी, श्वसनी से यानी ब्रोंकी में, फिर श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं यानी ब्रोंकियोल्स में, फिर ब्रोंकियोल से कुप्पिकाय यानी एल्वियलाई में। जो ये गुब्बारे नुमा छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं, इनको कहते हैं कुप्पिकाय या एल्वियलाई। तो यहाँ तक वायु आ जाती है। फिर इसके आगे वायु कैसे हमारे रक्त में प्रवेश करती है, तो इन एल्वियोलाई जो ये है, इस प्रकार की ये संरचनाएं होती है कुप्पिकाएं, इनके आसपास ही हमारी क्या पाई जाती है, बिल्कुल धागे नुमा रक्त केशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ से कुप्पिकाएं जो है, कुप्पिकाओं से वायु निकल के किस में प्रवेश करेगी, वायु नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन निकल के किस में प्रवेश करेगी, रक्त केशिकाओं में। अब कैसे यहाँ से ऑक्सीजन रक्त केशिकाओं में मिलती है, क्यों मिलती है, किस विधि के द्वारा मिलती है, वो देखेंगे हम आगे। उससे पहले बस हमने इसको एक छोटे रूप में देख लिया कि श्वसन की क्रिया कैसी होती है, या कल हमने हमारी क्लास में देखा था। साथ ही हमने देखा था ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन जो वायु की मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ऑक्सी श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। उसके बाद हमने देखा था कि सांस लेना ब्रीथिंग क्या होता है, और श्वसन रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो सांस लेना ब्रीथिंग के बारे में ही हम थोड़ा आज छोटा से रूप में डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद में हम श्वसन की क्रिया को फिर और डिटेल में देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सांस लेने की क्रिया, जिसे कहते हैं ब्रीथिंग। सबसे पहले तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि जैसे ही नासा छिद्र से फेफड़ों तक वायु आती है, सिर्फ कुप्पिकाओं तक जो वायु आती है ना, इसके आगे अभी नहीं देखना है कि ऑक्सीजन निकल के रक्त केशिकाओं में चले गई या CO2 रक्त केशिकाओं से कुप्पिकाओं में आ गई, ये नहीं देखना है। बस ये देखना है कि वायु यहाँ से कुप्पिकाओं तक आ गई। ये क्रिया क्या कहलाती है, ब्रीथिंग कहलाती है। ये क्रिया कहलाती है सांस लेने की क्रिया। और ये एक प्रकार की कैसी क्रिया है, भौतिक क्रिया है, क्योंकि यहाँ से जब वायु इस मार्ग से होती हुई यहाँ तक पहुँच रही है, तो इस दौरान वायु में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसके अंदर जो भी गैसेस मिल रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, भौतिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन लेने की क्रिया ब्रीथिंग जिसे कहते हैं, इसको श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। ये मैंने शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ है, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो कि ये श्वासोच्छ्वास क्या है। तो सांस लेने की क्रिया ब्रीथिंग, उसी ही क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। अब होती क्या है एक्चुअल में सांस लेने की क्रिया, यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें निम्नलिखित पेशियों की सहायता से वातावरण से O2 फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा फेफड़ों से CO2 वातावरण में मुक्त की जाती है। सेम वही चीज़ कि ऑक्सीजन यहाँ तक आती है और रक्त केशिकाओं द्वारा CO2 वापस शरीर से बाहर निकाली जाती है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, सांस लेने की प्रक्रिया। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का फेफड़ों में प्रवेश करना और CO2 का फेफड़ों से बाहर निकालना, ये क्रिया कहलाती है सांस लेने की क्रिया, श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग कहलाती है। अब यहाँ एक लाइन लिखी थी कि पेशियों की सहायता से, तो कौन कौन सी पेशियाँ इसमें सहायता करती है। एक होता है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम कहाँ है वो देखिए, दोनों फेफड़ों के नीचे यहाँ पे संयोजी उत्तक का बना। अब ये संयोजी उत्तक क्या होते हैं वो तो हम उत्तक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो संयोजी उत्तक का बना, मांसपेशियों का बना एक समतल सा ये पट होता है जिसे कहते हैं डायाफ्राम। ठीक है, एक ये, दूसरा होता है इंटरकोस्टल पेशिया। ये इंटरकोस्टल पेशिया जो होती है ये हमारे फेफड़ों के चारों ओर फैली हुई होती है। इसमें ये दो प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। जो फेफड़ों की आंतरिक सतह पे भी होती है और बाह्य सतह पे भी होती है। नेक्स्ट होती है उदरीय पेशिया, यानी हमारे पेट की जो पेशियाँ होती हैं वो हमारे दोनों फेफड़ों की इस तरफ नीचे की ओर होती है, उदरीय पेशिया। ठीक है, और ये जो हमारा बाया फेफड़ा है जिसके पीछे हमारी हृदय होता है, उसके नीचे भी पाई जाती है हमारी उदरीय पेशियाँ। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की पेशियाँ इसमें सहायता करती है। ओके, फिर बात करते हैं कि अब जैसे हमने कहा कि सांस की मतलब O2 जा रही है अंदर और CO2 आ रही है बाहर, तो इसके आधार पे भी इस ब्रीथिंग की क्रिया को, सांस लेने की क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग क्या है वो देखते हैं।
सबसे पहले कि सांस अंदर लेते समय, जब आप सांस अंदर ले रहे हो यानी जब वायु शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है तो उसे क्या कहते हैं? उसे साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं अंत्यश्वसन, इंस्पिरेशन। ठीक है, जब आप वायु को अंदर ले रहे हैं, जब आप सांस ले रहे हैं तो उसे कहते हैं अंत्यश्वसन, इंस्पिरेशन। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं बहिश्वसन या बाह्य श्वसन, या उसे कहते हैं एक्सरेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सपीरेशन। ओके, तो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है? एक तो हमें देखना है अंत्यश्वसन, इंस्पिरेशन क्या होता है, एक बहिश्वसन, एक्सपीरेशन क्या होता है। और ये दोनों क्रिया साथ ही चलती है, एक साथ ही ये दोनों क्रिया चलती है। तो किस प्रकार चलती है वो हमें देखना है। जब हम वायु को शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं या वायु जब हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है तो वो क्या कहलाएगा? अंत्यश्वसन। तो पहला ही दोनों अंतर इनमें क्या हो गया कि अंत्यश्वसन के अंदर वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, अंत्यश्वसन की क्रिया में वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, जबकि बहिश्वसन के अंदर वायु जो है वो फेफड़ों से बाहर निकलती है। ठीक है, वायु जो है वो फेफड़ों से बाहर निकलती है, पहला अंतर। दूसरा, जब वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जब वायु इस प्रकार से शरीर में प्रवेश करेगी, श्वसनली से श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से श्वसनी से श्वसनिकाओं में, इनमें आएगी, तो ये दोनों फेफड़े क्या होंगे? फूल जाएंगे। और जैसे ये दोनों फेफड़े फूलते हैं तो जो ये हमारा डायाफ्राम होता है, ये क्या होता है कि इन दोनों फेफड़ों के फूलने पे ये डायाफ्राम नीचे की ओर खिसक जाता है और बिल्कुल समतल हो जाता है, सीधा हो जाता है। यानी इस फेफड़ों के फूलने से ये डायाफ्राम नीचे की ओर होगा और बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इसे कहते हैं डायाफ्राम का प्रसार। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? डायाफ्राम प्रसारित हो गया। तो देखिए, डायाफ्राम प्रसारित होता है तो सेकंड इसका अंतर हमने देखा है कि डायाफ्राम सीधा प्रसारित, यानी जैसे वायु फेफड़ों में प्रवेश करी, डायाफ्राम पे फेफड़े फूले और डायाफ्राम पे दबाव पड़ा और डायाफ्राम जो है वो नीचे की ओर समतल हो गया, प्रसारित हो गया। जब ये डायाफ्राम सीधा और प्रसारित होता है उस समय बाह्य इंटरकोस्टल पेशियों में संकुचन होता है। तो जैसे ये फेफड़े फूलते हैं ना तो इसकी बाहरी सतह पे जो ये बाह्य इंटरकोस्टल पेशियाँ होती है, ये क्या होती है? ये संकुचित होने लगती है, क्योंकि एक लिमिट स्पेस में ये फेफड़े समाहित रहते हैं। अब ये किसी कारण से फूल रहे हैं तो बाह्य पेशियों पर तो दबाव लगेगा ही, तो ये बाह्य पेशियाँ क्या होती है? संकुचित होने लगती हैं। चलिए, और नेक्स्ट फिर देखिए कि उदरीय पेशियाँ जो है वो रिलैक्स हो जाती है। ये जो उदरीय पेशियाँ यहाँ आसपास होती है वो इनके फूलने से क्या होती है? ये भी डायाफ्राम की जैसे समतल हो जाएगी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। और इस दौरान वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा किसे कहते हैं? सुनिएगा, ये डायाफ्राम से ऊपर की जो ये स्पेस होता है, हृदय के नीचे की तरफ का जो ये स्पेस होता है, इसे कहते हैं वक्ष गुहा। क्या कहते हैं? वक्ष गुहा। इस वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ना कैसे? कि जैसे ही ये फेफड़े फूलेंगे तो ये डायाफ्राम नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाली स्पेस हो जाएगा। खाली स्पेस हो जाएगा यानी खाली जगह हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए कि जब हम सांस अंदर ले रहे हैं उसे अंत्यश्वसन कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। अंत्यश्वसन के दौरान वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। वायु के फेफड़ों में प्रवेश करने से फेफड़े फूल जाते हैं। फेफड़ों के फूलने से बाह्य इंटरकोस्टल जो पेशियाँ हैं वो क्या होती है? संकुचित हो जाती हैं। और उनके संकुचित होने पे क्या होता है कि जो डायाफ्राम है वो प्रसारित होकर सीधा नीचे खिसक जाता है और सीधा हो जाता है। और उदरीय पेशियाँ जो होती है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और अंत्यश्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ग्रहण करना। मतलब अंत्यश्वसन में हमने क्या किया कि ऑक्सीजन का प्रवेश हुआ है। क्लियर हो गई ये बात? अब इसके विपरीत हम देखते हैं बहिश्वसन, जिसे कहते हैं एक्सपीरेशन। बहिश्वसन, एक्सपीरेशन क्या होता है? बहिश्वसन के दौरान क्या होता है कि कुप्पिकाओं में जो CO2 आई, रक्त केशिकाओं के द्वारा इन कुप्पिकाओं में जो CO2 छोड़ी गई है उस CO2 को अब शरीर से बाहर निकालना है। तो जैसे जैसे CO2 इस पथ से शरीर से बाहर निकलेगी तब क्या क्या परिवर्तन होंगे, वही क्या कहलाएगा? बहिश्वसन कहलाएगा। सबसे पहली चीज़, बहिश्वसन में वायु जो है वो फेफड़ों से बाहर निकलती है। ठीक है, जब ये फेफड़ों से बाहर निकलती हैं तो जब आपने वायु को अंदर प्रवेश कराया और ये फेफड़े जो फूल गए थे, अब वायु के बाहर निकलने से ये फेफड़े क्या होंगे? वापस अपनी अवस्था में आ जाएंगे, वापस संकुचित हो जाएंगे। जैसे ही फेफड़े वापस संकुचित होंगे ये डायाफ्राम भी क्या होगा? ऊपर की ओर खिसकने लगेगा। ऊपर की ओर खिसकने का मतलब कि पहले जिस अवस्था में उसी अवस्था में आने लगेगा। इसको कहते हैं गुंबदा आकार, है ना? इसको कहते हैं गुंबदाकार, यानी डायाफ्राम फिर से गुंबदाकार में हो जाएगा, ऊपर की ओर खिसक जाएगा। और जब ये ऊपर की ओर खिसेगा तो इन फेफड़ों के अंदर जो हमारी
आंतरिक इंटरकॉस्टल पेशियाँ होती है वो क्या होती है, वो संकुचित होने लग जाती है, क्योंकि अब फेफड़े क्या हो रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो उदरीय पेशियों में जो पहले शिथिल हो गई थी, जब ये फेफड़े फूले थे तो ये उदरीय पेशियाँ क्या हो गई थी, शिथिल हो गई थी, अब वो वापस क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, क्योंकि जैसे ही डायफ्राम ऊपर की ओर खिसकता है इन पेशियों पे दबाव पड़ता है और ये क्या होने लगती है, संकुचित होने लगती है। ठीक है, अब जैसे ही ये संकुचित होने लगती है वैसे ही क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। पहले इस डायफ्राम के नीचे खिसकने से या खाली जगह बनी तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया था, लेकिन जैसे ये डायफ्राम वापस अपनी शेप में आता है, ऊपर की ओर आ जाता है, तब वापस वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, और इस दौरान बहिःश्वसन के दौरान क्या होता है, CO2 का शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्लियर है? तो ये मोटे तौर पे हमने एक बार श्वसन की प्रक्रिया को फिर से देख लिया, जो कि प्रॉपर रूप से क्या है, भौतिक क्रिया है। इसमें किसी प्रकार से गैसों के साथ कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, और गैसें जिस प्रकार से आई उसी प्रकार से बाहर भी निकल गई है। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर देखते हैं हम आगे। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमें देखना है कि श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है। उससे पहले जो अभी हमने पढ़ा है कि सांस लेने की प्रक्रिया, ब्रीथिंग जो पढ़ रहे थे, और उसमें जो हम देख रहे थे अंत्य श्वसन और बाह्य श्वसन। अब मैं एक छोटी सी बात और बता देती हूँ कि जब अंत्य श्वसन के दौरान वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो जब वायु शरीर में प्रवेश करती है तो उसमें वायु के वातावरण में, वायु में जो भी गैसेस प्रेजेंट है वो सबके सब हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे वायु के अंदर अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78%, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है, 0.03%, और जल वाष्प और कुछ अन्य गैसों उनकी मात्रा कितनी होती है, 0.05%। तो जो अंत्य श्वसन के दौरान है ना, जो हम पहले पढ़ रहे थे अभी, अंत्य श्वसन और बाह्य श्वसन है ना, ये तो है इंस्पिरेशन और ये है हमारा एक्सपिरेशन। ठीक है, अंत्य श्वसन और बाह्य श्वसन। तो अंत्य श्वसन के दौरान जो वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट होगी, 78% अपने आप का। ठीक है, ऑक्सीजन 21%, CO2 उतनी ही और जलवाष्प भी उतनी। जब बहिःश्वसन की प्रक्रिया होती है तो उस समय क्या होता है, समझिएगा कि जो नाइट्रोजन है वो तो वापस वैसे की वैसे ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। यानी कि जब आप अंत्य श्वसन करते हो, यानी वायु को जब आप शरीर में प्रवेश करवाते हो और उस वायु के अंदर जो नाइट्रोजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उस नाइट्रोजन का हमारा शरीर किसी भी प्रकार से कोई यूज़ नहीं करता है, और उसी नाइट्रोजन को पुनः बहिःश्वसन, यानी जब आप सांस बाहर छोड़ते हो उस दौरान उस नाइट्रोजन को पूर्ण रूप से वैसे के वैसे ही बाहर छोड़ देता है। ठीक है, तो जिस मात्रा में नाइट्रोजन शरीर के अंदर प्रवेश करी उसी मात्रा में नाइट्रोजन शरीर के बाहर चली जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि मानव की श्वसन मतलब जीवों के श्वसन प्रक्रिया के दौरान वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी उसकी मात्रा पहले जितनी थी उतनी की उतनी ही रहती है। श्वसन की क्रिया के दौरान वातावरण के नाइट्रोजन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन 21% वातावरण में प्रेजेंट है, तो वायु के साथ जो अपने आप में वो 21% जा रही है, उस ऑक्सीजन का तो हमारा शरीर क्या करता है, अंदर यूज़ करता है ना, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए, ऊर्जा का निर्माण करने के लिए उस ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। तो जितनी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो CO2 यानी इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ के बाहर आ रही है ना, तो उस समय इस ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सांस छोड़ते समय ऑक्सीजन मतलब जो आपने श्वसन की क्रिया की और उस दौरान आपके शरीर ने उस ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया, तो फिर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में क्या परिवर्तन आया, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो 21% यानी जो पहले अधिक थी, श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होने के बाद में वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो यानी आप कह सकते हो कि बाह्य श्वसन के दौरान ऑक्सीजन कितनी मात्रा में निकल रही है, कम मात्रा में निकल रही है, 16% निकल रही है। आई थी जब कितनी मात्रा में थी, 21% थी, लेकिन जब गई तब कितनी मात्रा में रह गई, कम हो की गई, तो 16%। ठीक है, CO2 वातावरण में कितनी है, 0.03%। यानी जब आप वायु को शरीर में प्रवेश करवा रहे हो उस समय CO2 की मात्रा कितनी जा रही है, 0.03% जा रही है। लेकिन हमारे शरीर में रक्त के अंदर जो CO2 है वो कुप्पिकाओं द्वारा
फिर फेफड़ों द्वारा, फिर श्वसन नली द्वारा शरीर से बाहर निकाली जाती है। तो वो CO2 की मात्रा क्या होती है, जैसे ही वातावरण में फैलती है तो वातावरण में CO2 की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो आई थी कितनी 0.03%, लेकिन जब जा रही है तो कितने परसेंट, 4%। कितने परसेंट, 4%। ठीक है, जितनी जल वाष्प की मात्रा हमारे शरीर के अंदर आई है उसका कोई उपयोग नहीं किया गया, बल्कि उसमें भी वृद्धि हो गई और 0.6% वो बाहर निकली है। तो इस प्रकार से हमने अंत्यश्वसन और बहिश्वसन में एक बार गैसों की मात्रा का भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा में तो कमी होती है, जबकि CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ा था ब्रीथिंग यानी सांस लेना। अब बात करते हैं श्वसन या रेस्पिरेशन। एक्चुअल में श्वसन या रेस्पिरेशन क्या होता है। श्वसन या रेस्पिरेशन को पढ़ने के लिए हमने इसको अलग अलग 4 भागों में बांटा है, जिससे इसकी प्रक्रिया हमें सरल रूप से समझ में आ जाए। ठीक है, तो श्वसन की प्रक्रिया के 4 भाग कौन से हैं वो देखिए। पहला है कि वातावरण एवं फेफड़ों के मध्य गैसीय विनिमय, है ना, वातावरण एवं फेफड़ों के मध्य गैसीय विनिमय। तो वो तो अभी हमने जस्ट पहले देखा है कि जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो ब्रीथिंग है, वही है कि वातावरण की जो गैसें हैं वो फेफड़ों तक पहुंचती है और रक्त में उपस्थित CO2 जो है वो फेफड़ों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो वही क्या थी, वातावरण एवं फेफड़ों के मध्य गैसीय विनिमय। क्लियर है, तो ये पहला तो क्लियर हो गया। सेकेंड आता है कि फेफड़ों व रक्त के मध्य गैसीय विनिमय, यानी ये जो फेफड़े हैं और इनमें कुप्पिकाओं में जब ये गैस आ जाती है तो इन कुप्पिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का रक्त केशिकाओं में जाना और CO2 का रक्त केशिकाओं से कुप्पिकाओं में प्रवेश करना, यही कहलाता है फेफड़ों में रक्त के मध्य गैसीय विनिमय। तो यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से O2 रक्त केशिकाओं में जाती है और CO2 रक्त केशिकाओं से कुप्पिकाओं में जाती है। तो फेफड़ों व रक्त के मध्य गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो गैसीय विनिमय होता है ना, कि कुप्पिकाओं से ऑक्सीजन जो है वो निकल जाए और रक्त केशिकाओं में प्रवेश कर जाए। हमारे फेफड़ों के नीचे होती है हमारी रक्त केशिकाएँ। रक्त केशिकाएँ जो है वो इस ऑक्सीजन को कहाँ ले जाती है, कि कोशिका के अंदर लेके जाती है ना, कोशिका के अंदर लेके जाती है। तो ऑक्सीजन कुप्पिकाओं से निकलकर इन रक्त केशिकाओं में आए और इन रक्त केशिकाओं से कहाँ जाए, कोशिकाओं में। ये किस विधि के द्वारा होता है। तो ये गैसों का एक नेचर होता है कि गैसें सदैव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है और गैसों की इस प्रकृति को कहा जाता है विसरण विधि। क्या कहते हैं, विसरण विधि। यानी विसरण विधि के द्वारा गैसें जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की सांद्रता इन कुप्पिकाओं में कितनी होती है। ऑक्सीजन की सांद्रता इन कुप्पिकाओं में होती है 100 mmHg। ठीक है, 100 mmHg। और रक्त केशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी होती है, 37 mmHg। तो आप देखिए कि ऑक्सीजन की सांद्रता कहाँ अधिक है। ऑक्सीजन की सांद्रता कहाँ अधिक है, कुप्पिकाओं में अधिक है, जबकि रक्त केशिकाओं में इसकी सांद्रता कितनी है, 37, यानी कम है। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ प्रवेश करेगी, ऑक्सीजन जो है वो इन कुप्पिकाओं से कहाँ प्रवेश करेगी, इन रक्त केशिकाओं में। कहाँ प्रवेश करेगी, रक्त केशिकाओं में, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगी। क्लियर है यहाँ पे। चलिए उसके बाद में रक्त केशिकाओं से ये ऑक्सीजन कहाँ भेजी जाती है, कोशिका में। कोशिका में कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में क्या प्रेजेंट होते हैं, कोशिका के मुख्य अंग, जिसमें हमने जब कोशिका अंग के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था क्रेब्स चक्र के बारे में। तो जो रक्त केशिकाओं के द्वारा जो ऑक्सीजन कोशिका द्रव्य में छोड़ी गई है, उस ऑक्सीजन का यूज़ कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। किसके लिए, क्रेब्स चक्र के लिए। और क्रेब्स चक्र के द्वारा किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और उस ऊर्जा का यूज़ हमारा शरीर विभिन्न कार्यों में करता है। क्लियर हुई ये बात। चलिए अब सुनिएगा कि कोशिका द्रव्य में जब ये ऑक्सीजन पहुँच गई माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, क्रेब्स चक्र के दौरान इसका यूज़ कर लिया गया, तो उसके बाद बनती है CO2, है ना, CO2। अब कोशिका द्रव्य में इस CO2 का रहना घातक हो सकता है, तो इस CO2 को क्या करना है, शरीर से बाहर निकालना है। अब वही चीज़ कि ये भी क्या है, गैस है, और गैसों का नेचर क्या है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना।
तो CO2 का अगर हम बात करें तो CO2 की जो सांद्रता है वो रक्त केशिकाओं में कितनी होती है? तो रक्त केशिकाओं में इसकी सांद्रता होती है 40 mmHg और कुप्पिकाओं के अंदर CO2 की सांद्रता कितनी होती है? कुप्पिकाओं के अंदर CO2 की सांद्रता होती है 46 यानी 46 mmHg। यानी अब ये CO2 कैसे गति करेगी? CO2 कम से ज़्यादा की ओर, तो कम किस में? रक्त केशिकाओं में, और ज़्यादा किस में? कुप्पिकाओं में। तो CO2 क्या करती है? रक्त केशिकाओं से निकलकर कहाँ प्रवेश करती है? कुप्पिकाओं में प्रवेश करती है, और इन कुप्पिकाओं से ये कहाँ जाएगी? श्वसनी में। श्वसनी से श्वसन नली द्वारा शरीर से बाहर त्याग दी जाती है। तो ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि फेफड़ों व रक्त के मध्य गैसों का विनिमय किस विधि द्वारा होता है। देखो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं कि फेफड़ों व रक्त के मध्य गैसों का विनिमय किस विधि द्वारा होता है। तो विधि हमें सबसे पहले इसका नाम याद रखना है, विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि यानी डिफ्यूज़न, विसरण विधि यानी डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न विधि क्या होती है? उच्च सांद्रता से गैसों का, है ना, गैसों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना, ये विसरण विधि कहलाती है। क्लियर हुआ? तो प्रश्न ये रहेगा कि श्वसन की क्रियाविधि में गैसों का विनिमय फेफड़ों व रक्त के मध्य किस विधि द्वारा होता है? तो विसरण विधि द्वारा, डिफ्यूज़न विधि द्वारा। ठीक है। और फिर अगर थोड़ा और डीप में क्वेश्चन पूछे तो डीप में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऑक्सीजन का विनिमय किस प्रकार से होता है। तो ऑक्सीजन का विनिमय क्या होता है? कुप्पिकाओं से रक्त केशिकाओं के अंदर। ठीक है। और CO2 का विनिमय पूछे तो CO2 का विनिमय कैसे होता है? रक्त केशिकाओं से कुप्पिकाओं के अंदर। क्लियर है यहाँ पे? तो चलिए आप इसका भी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और फिर देखते हैं हम आगे। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसके आगे देखते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में तीसरा स्टेप क्या होता है। पहला हमने देख लिया वातावरण फेफड़ों के मध्य गैस का विनिमय, फिर हमने देख लिया फेफड़ों व रक्त के मध्य गैस का विनिमय किस प्रकार से होता है। अब हमें देखना है कि रक्त में गैसीय परिवहन कैसे होता है, मतलब रक्त में ऑक्सीजन किस प्रकार से परिवहन, मतलब ऑक्सीजन को कौन लेके आता है, कोशिका द्रव्य तक कौन पहुँचाता है, और CO2 को कौन वापस रक्त केशिकाओं से कुप्पिकाओं तक लेके जाता है, वो कहलाता है रक्त में गैसीय परिवहन। तो रक्त में गैसीय परिवहन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें देखना है ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है ना, ऑक्सीजन किस प्रकार से परिवहित की जाती है। तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है दो रूपों में। पहला होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। पहला किस रूप में ऑक्सीजन का परिवहन होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन, RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी कि रक्त केशिकाओं में ऑक्सीजन, जो कुप्पिकाओं से जो ऑक्सीजन रक्त केशिकाओं में आती है, तो ऑक्सीजन जब रक्त केशिकाओं में आ रही है तो अकेले आ रही है, लेकिन रक्त केशिकाओं से इनको कोशिका द्रव्य तक कैसे पहुंचाया जाएगा। तो रक्त केशिकाओं में जो RBC होती है, उस RBC में होता है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा, और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फिर कोशिका द्रव्य में ले जाएगा। ठीक है। और कोशिका द्रव्य में पहुँचने के बाद में हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ कर लेता है। क्लियर है यहाँ पे? तो ऑक्सीजन का परिवहन सर्वप्रथम किस रूप में होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो ये कि 97% यानी सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक तो ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि हीमोग्लोबिन के कितने अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं को अपने साथ जोड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कोशिका द्रव्य तक पहुंचता है। तो हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को अपने साथ जोड़ता है। कितने अणुओं को? 4 अणुओं को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा और ये प्रश्न आया हुआ भी है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को अपने साथ जोड़ता है और फिर ही उसको कोशिका द्रव्य तक पहुंचाता है।
हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है? हीमोग्लोबिन का खुद का स्वयं का रंग तो होता है बैंगनी रंग। कैसा रंग होता है? बैंगनी वायलेट रंग होता है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद में इसका गहरा चटक लाल रंग होता है। तो हमें जब पूछते हैं ना कि रुधिर का रंग कैसा होता है, तो हम रुधिर का रंग यही बताते हैं, लाल रंग, है ना। और वो किसकी वजह से? आप लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन की वजह से, जबकि वो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रंग नहीं है। हीमोग्लोबिन तो स्वयं कैसा है? बैंगनी रंग का है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, देन इसका कलर क्या हो जाता है? चटक लाल रंग हो जाता है। क्लियर है ये? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़ता है। ठीक है, तो पहला तो ऑक्सीजन का परिवहन इस रूप में हो जाता है। दूसरा फिर हम देखें तो दूसरा होता है प्लाज्मा में घुलित अवस्था में लगभग 3% ऑक्सीजन। लगभग कितने परसेंट? 3%, क्योंकि 97% तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होगी। तो लगभग 3% ऑक्सीजन रक्त के प्लाज्मा में घुलकर कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। क्लियर हुई ये बात? तो आपको ध्यान रखना है कि श्वसन की क्रिया के दौरान रक्त में गैसियों के परिवहन में ऑक्सीजन का परिवहन 2 रूपों में होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 97% और प्लाज्मा में घुलित अवस्था में 3%। क्लियर है? चलिए फिर बात करते हैं CO2 का परिवहन कि अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है ना शरीर से बाहर निकलती है, इसका परिवहन रक्त केशिकाओं से कुप्पिका में कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में। CO2 का जो परिवहन होता है वो 3 रूप में होता है। कितने रूप में होता है? 3 रूप में होता है। 3 रूप में सबसे पहला जो रूप है वो है बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में कैसे होता है वो देखिए। प्लाज्मा में लगभग 70%, कितना? 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में इस प्रकार से होता है। ठीक है, कैसे होता है? देखो, CO2 होती है और हमारे रक्त केशिकाओं में कुछ क्या प्रेजेंट होता है, या कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य में क्या प्रेजेंट होता है? जल प्रेजेंट होता है। जब ये CO2 और ये जल आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स के थ्रू, है ना, इसको किस में चेंज कर दिया जाता है? कार्बोनिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। फिर इसी कार्बोनिक अम्ल को फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में सबसे पहले CO2 का परिवहन होता है। या आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि CO2 का परिवहन सर्वाधिक किस रूप में होता है? तो सर्वाधिक होता है बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में। ठीक है, तो चलिए फिर से लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए, हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसका परिवहन देखा और उसके परिवहन में हमने उसका पहला रूप देख लिया था कि पहले वो बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में 70% जो है वो CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, है ना, कि CO2 का कुछ परिवहन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में भी होता है। वो किस प्रकार से होता है और कितने % होता है? तो लगभग 23%। कितना? 23% CO2 का परिवहन इस रूप में होता है। किस रूप में? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। यानी जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिका द्रव्य में छोड़ देता है, ठीक है, और मतलब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका द्रव्य में पहुंचता है तो वहाँ से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब हीमोग्लोबिन को वापस रक्त केशिकाओं से कुप्पिकाओं तक जाना है तो वो अपने साथ में किसको जोड़ के लेके जाएगा? कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट CO2 को। ठीक है, तो जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का निर्माण होने के बाद में वो मतलब ये CO2 रक्त केशिकाओं से कहाँ पहुँच जाएगी? कुप्पिकाओं में पहुँच जाएगी। तो लगभग कितना %? 23%। 23% CO2 का परिवहन जो है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट इसका कि प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, तो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में लगभग 7% यानी जो शेष बच गया है ना भाई, 70% तो बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो गया और 23% लगभग जो है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में हो गया। तो बाद में बचा शेष 7% है ना, तो
7% जो CO2 का परिवहन है वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है। तो यहाँ हमने देख लिया है रक्त में गैसों का विनिमय, रक्त में गैसों का परिवहन किस किस रूप में होता है। ऑक्सीजन का जब हमने देखा तो 2 रूपों में देखा, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में और दूसरा प्लाज्मा में घुलित अवस्था में। CO2 का परिवहन जब हमने देखा वो 3 रूपों में देखा, बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में 70%, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में 23% और प्लाज्मा में घुलित अवस्था के रूप में 7%। तो यहाँ पर हमने रक्त में गैसों का परिवहन भी देख लिया। नेक्स्ट हमें जो श्वसन की प्रक्रिया में देखना है वो देखना है कि कोशिका में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो कोशिका में श्वसन की क्रिया हम अगली अपनी क्लास में देखेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट्स बात जो और है इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपको बता देती हूँ कि श्वसन गुणांक क्या होता है ना, रेस्पिरेटरी श्वसन गुणांक क्या होता है ना। श्वसन गुणांक की यदि हम बात करें तो मुक्त की गई CO2 की मात्रा डिवाइडेड बाय अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा, यानी मुक्त की गई CO2 की मात्रा कितनी है और उसको हमें किससे विभाजित करना है, अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा से। तो यहाँ पर एक प्रक्रिया देखते हैं जो हमारे ग्लूकोज का अणु होता है, ठीक है। ये ग्लूकोज का अणु, इस ग्लूकोज के अणु का जब ऑक्सीकरण होता है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है तो हमारे रक्त में प्रेजेंट ग्लूकोज का क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है। तो जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो हमें प्राप्त उत्पाद क्या होता है, 6 अणु किसके मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 अणु किसके प्राप्त होते हैं, जल के। तो हम श्वसन गुणांक किस प्रकार से निकालेंगे, श्वसन गुणांक हम निकालेंगे मुक्त की गई CO2 की मात्रा। तो यहाँ पे देखो CO2 कितनी बने, 6 अणु, तो यहाँ पे हमने लिख दी ये 6 अणु किसके, CO2 के। अब देखिए कि अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो हमने ऑक्सीजन कितनी ग्रहण की थी वायु से, तो 6 अणु, तो यहाँ पर ये 6 अणु हमने ऑक्सीजन के भी लिख दिए। अब इस प्रकार से यदि हम श्वसन गुणांक निकालें तो श्वसन गुणांक कितना निकल के आया, 1, ठीक है, क्योंकि 6 से 6 कट गया तो श्वसन गुणांक कितना, 1। चलिए, तो इस प्रकार से हम श्वसन गुणांक निकाल सकते हैं। अब श्वसन गुणांक को मापा किससे जाता है, तो गैनॉक स्पीरोमीटर से, है ना, गैनॉक स्पीरोमीटर से श्वसन गुणांक का मापन किया जाता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। फिर बात करते हैं कि जीवों में, अलग अलग जीवों में श्वसन की क्रिया अलग अलग अंगों के द्वारा होती है। जैसे मानव शरीर की यदि हम बात करें तो मानव शरीर में श्वसन की क्रिया फेफड़ों के द्वारा होती है। तो उसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट्स देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी बनते हैं। अगर पूछ लिया जाए मत्स्य वर्ग यानी मछली, है ना, तो मछलियाँ जो है वो श्वसन की क्रिया अपने किस अंग के द्वारा करती हैं, तो गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा करती हैं, गिल्स के द्वारा करती हैं। अगर पूछ लिया जाए उभयचरों द्वारा, तो उभयचरों द्वारा किसके द्वारा किया जाता है, एक तो नम त्वचा और एक मुखीय गुहा द्वारा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद उभयचर, जैसे अगर हम बात कर ले मेंढक की बात कर ले तो उसका जो टैडपोल लार्वा होता है ना, जो वो छोटी अवस्था में होता है तो वो टैडपोल कहलाता है, यानी मेंढक का जो लार्वा है वो टैडपोल कहलाता है। तो जब वो टैडपोल अवस्था में होता है तब तो वो नम त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा अपना श्वसन करता है, और जब वो स्थल पे होता है तो नम त्वचा के द्वारा करता है, और लेकिन जब वो पानी के अंदर होता है तो वो अपनी मुख्य गुहा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। तो वो अलग अलग प्रकार से करता है। चलिए, फिर देखते हैं छिपकली, पक्षी यानी एविस वर्ग, मनुष्य, है ना, छिपकली, पक्षी और मनुष्य, ये इनके मुख्य श्वसन अंग कौन से होते हैं, तो इनके मुख्य श्वसन अंग होते हैं फेफड़े, जिन्हें कहते हैं फुफ्फुस, ठीक है। फिर बात करते हैं केचुए की। केचुआ जिसे वर्मी कंपोस्ट, मतलब जो वर्मी है ना, इसको किसान का मित्र कहते हैं। तो केचुआ जो है, केचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है, तो केचुआ करता है त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। फिर देखते हैं टिड्डे, तिलछट्टा और मक्खी, ये किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो इनके अंदर जो श्वसन नली होती है, श्वसन नली के द्वारा ये श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कुछ अलग अलग जीवों में उनके मुख्य श्वसन अंग, और साथ ही हमने जो हमारी श्वसन वाली प्रक्रिया पढ़ रहे थे उसमें हमने 3 चीज़ें आज देख ली हैं कि किस प्रकार से वातावरण, और पहला हमने देखा वातावरण और फेफड़ों के मध्य गैसों का विनिमय कैसे होता है, ठीक है, जिसे हम एक प्रकार से सांस या ब्रीथिंग ही कहते हैं। सेकंड हमने देखा कि रक्त में गैसों का विनिमय कैसे होता है, तो रक्त में गैसों का विनिमय विसरण विधि के द्वारा होता है ना। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, और CO2 का भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। तो हमने गैसों
गैसों का विनिमय देख लिया। फिर उसके बाद में हमने देख लिया कि रक्त में गैसों का परिवहन किन रूपों में होता है, तो ऑक्सीजन का 2 रूपों में, CO2 का 3 रूपों में। और अब हमें नेक्स्ट देखना है, जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, वो देखना है कोशिकीय श्वसन कैसा होता है, जिसमें हम देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा हमें कितने अणु ATP के मिलते हैं, क्रेब्स चक्र के द्वारा हमें कितने अणु P8O के मिलते हैं, तो वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहें, और रिवीजन आप जितना मस्ट रखेंगे उतने ही चीज़ें आपके माइंड में स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। और कल CET का 10+2 वाला रिज़ल्ट भी आ गया है, तो आगामी मतलब ये है कि अब भर्तियों की भरमार है, और ऐसे में आपको अब रिलैक्स होकर नहीं बैठना है, क्योंकि इतने टाइम तक हम रिलैक्स ही थे और वेट ही कर रहे थे कि कब कोई वैकेंसी आए, हम किसकी तैयारी करें। तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, अब ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। अब इतनी वैकेंसीज़ आ चुकी है और कैलेंडर भी जारी हो गया है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किसकी तैयारी करनी है, बिना समय गंवाएं और उसकी तैयारी में जुट जाएं। और जहाँ पे भी ये साइंस के सब्जेक्ट का रोल होगा, वहाँ पे आप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू।